हेलो प्यारे बच्चों, बेटा हम आज आपकी क्लास 9 की मैथ्स की प्रश्नावली 10.3 ये करेंगे, है ना। इसमें देखो मात्र 3 सवाल हैं, 1 2 3। इन 3 सवालों को समझने से पहले इसमें दो छोटी छोटी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रमेय हैं, है ना। 10.3 एंड 10.4 ये रही, देखो, है ना। ये प्रमेय हैं, इनको पढ़ेंगे हम। एक वृत्त के केंद्र को एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया जो लंब है वो जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है ना। और इसका उल्टा कि अगर एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई जो रेखा होती है वो जीवा पर क्या होती है, लंब होती है ना। बहुत ही आसान प्रश्नावली है, दोनों प्रमेय भी बहुत आसान है। देखो सबसे पहली प्रमेय क्या है, ये अभी चुटकियों में अपन इसको हल कर लेंगे। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है ना। मैंने एक वृत्त बनाया, ये वृत्त का केंद्र हो गया, ये मैंने एक जीवा बना ली, है ना। ये O केंद्र है, ये AB एक जीवा है। जीवा को क्या बताया था मैंने इंग्लिश में, कॉर्ड बोलते हैं, CHORD कॉर्ड। केंद्र को सेंटर बोलते हैं। क्या कह रहा है, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब, इस जीवा पर मैंने लंब ड्रॉ कर दिया। इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और माना यहाँ ये जिस बिंदु पे लंब आके मिल रहा है उस बिंदु का नाम मैंने M दे दिया, ठीक है ना। लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर। तो ये क्या कह रहा है, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यानी ये जो है इसको दो बराबर भागों में बांटता है इस जीवा को। यानी ये जो OM है ये इस जीवा AB को दो भागों में बांट रही है। इसका मतलब M जो है मध्य बिंदु सिद्ध करना है हमको, यानी AM को और BM को बराबर सिद्ध करना है। तो देखो हमको दिया हुआ क्या है, हमें दे रखा है कि ये जो OM है ये AB पे लंबवत है, OM लंबवत AB है ना। इसका मतलब OMB और OMA जो कोण हैं, OMB और कोण OMA ये कितने हैं, 90 डिग्री हैं। क्या सिद्ध करना है कि ये जो M है ये क्या है, इसका मध्य बिंदु है ना। यानी AM को BM के बराबर सिद्ध करना है ना। अब देखो मैंने क्या किया, इनको मिला दिया, रचना कर दी। O को A से मिला दिया और O को B से मिला दिया, दो त्रिभुज बन गए ना, OMA और OMB। इन्हीं त्रिभुजों में ले लेंगे। देखो कि ये 90 डिग्री का तो ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि रैखिक युग्म होता है ना ये, है ना। तो दोनों का योग कितना होता है, 180। तो ये 90 तो ये भी 90 बचा। तो देखो इस त्रिभुज को देखो, OMB को और OMA को, तो ये 90 डिग्री का इसमें ये कोण और इसमें ये वाला 90 डिग्री का कोण है, तो राइट एंगल हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा ये जो OA है और OB है ये दोनों बराबर हैं, क्यों है, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं वृत्त की, है ना। तो राइट एंगल के सामने का हाइपोटेन्यूज होता है ना कर्ण, तो कर्ण भी बराबर हो गया। तो एक राइट एंगल बराबर हो गया दोनों में, एक एक कर्ण बराबर हो गया दोनों में। और ये जो भुजा है OM ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है ये OM। तो ये क्या हो गई, एक साइड हो गई। तो अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में एक एक कोण 90 डिग्री हो, उनके सामने के कर्ण बराबर हों और कोई सी एक भुजा बराबर हो, तो RHS नियम से वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यही लगाएंगे हम त्रिभुज OMA व त्रिभुज OMB में, त्रिभुज OMA व त्रिभुज OMB में, ठीक है ना। क्या लिखा, क्या बोलेंगे हम, एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB कितना, 90 डिग्री। ये हमको दिया हुआ है कि ये जो OM है ये AB पे क्या है, लंब है। OA इक्वल टू OB ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये दोनों बराबर होंगी, है ना, ठीक है। और OM इक्वल टू OM ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। इसलिए RHS नियम से
कौन से नियम से? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, इस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज OMA सर्वांग सम हो गया त्रिभुज OMB, और इसके सर्वांग सम होते ही देखो AM इक्वल टू BM, CPCT से क्या मिल गया? AM इक्वल टू BM, इसलिए AM इक्वल टू BM, ये किससे मिल गया? CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यही आपको सिद्ध करना था, है ना? देखो कितना आसान है। अब इसका विलोम, ये अगली जो प्रमेय है ये पहले वाली की क्या है? विलोम है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए, अब ये कह रहा है कि वो जीवा समद्विभाजित हो रही है, खींची गई रेखा जीवा पे क्या होती है? लंब होती है, यानी कोण को 90 डिग्री सिद्ध करना है ना? तो इसमें देखो मैंने एक वृत्त बनाया, ठीक है, ये वृत्त हो गया, ये मैंने एक जीवा बना दी AB, और ये एक रेखा है जो इसको क्या कर रही है? बराबर भागों में बांट रही है, यानी AM और BM क्या है? दोनों बराबर हैं। तो देखो दिया हुआ क्या है, हमें क्या दे रखा है कि AM इक्वल टू BM, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पे क्या होती है? लंब होती है, यानी ये समद्विभाजित कर रही है, ये जो OM है ये AB को क्या कर रही है? समद्विभाजित कर रही है। इसका मतलब AM इक्वल टू BM दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है कि ये लंब है, उल्टा हो गया कि नहीं हो गया पहले वाली का, यानी OMA इक्वल टू OMB को 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो देखो मैंने वही रचना करी, इसको O को A से मिला दिया और O को B से मिला दिया, ठीक है ना? तो अब देखो बेटा इन दोनों त्रिभुजों में OAM में और OBM, देखो इसको OAM बोलोगे तो इसको OBM बोलना पड़ेगा, इसको OMA बोलोगे तो इसको OMB बोलना पड़ेगा, इसको AMO बोलोगे तो इसको BMO बोलना, तो संगतता का ध्यान हमें रखना पड़ेगा, है ना? तो त्रिभुज OAM और OBM या OMA और OMB जैसे चाहो वैसे कर सकते हो आप। तो त्रिभुज OAM व त्रिभुज OBM में देखो OA किसके बराबर है? OB के, है ना? क्योंकि त्रिज्याएं हैं ये दोनों, OA और OB क्या है? दोनों इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो बराबर होंगी। AM किसके बराबर है? BM के दे रखा है आपको, गिवन है ये, और OM क्या है? दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ, तो S नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। है ना बात समझ में? ठीक है ना? है ना? देखो कितना आसान है। तो इसमें क्या लिखा हमने? OA इक्वल टू OB, ये क्या है? त्रिज्याएं हैं, ये वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं हैं, रेडियस हैं, और AM इक्वल टू BM आपको दिया हुआ है कि ये जीवा क्या हो रही है? समद्विभाजित हो रही है, और OM इक्वल टू OM क्या है? उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ठीक है ना? तो इसलिए S नियम से त्रिभुज OAM सर्वांग सम हो गया त्रिभुज OBM के। इसके सर्वांग सम सिद्ध होते ही, है ना, ये जो कोण है OMA, कोण OMA बराबर कोण OMB, CPCT से बराबर हो गया ना, 6 पार्ट बराबर होते हैं, तीनों संगत भुजाएं और तीनों संगत कोण, अगर दो त्रिभुज क्या हैं? सर्वांग सम है। तो एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB, ये किससे मिल गया आपको? CPCT से। अब देखो ये OMA ये वाला कोण और OMB ये वाला कोण, ये रैखिक युग्म भी है ना? तो इस चूंकि एंगल OMA प्लस एंगल OMB इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। क्यों है बताओ? क्योंकि ये क्या है? रैखिक युग्म है। अब OMA और OMB दोनों बराबर भी हैं, तो OMB की जगह OMA लिख सकता हूँ, तो इसको तो OMA ही रहने दिया,
और इस OMB की जगह OMA लिख दिया, इक्वल टू 180 डिग्री। OMA और OMA कितना हो गया, 2 OMA, तो 2 एंगल OMA इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल OMA बराबर क्या हो जाएगा, 180 में 2 का भाग लग गया, तो क्या आ गया, 90 डिग्री, है ना। तो एंगल OMA इक्वल टू 90 डिग्री। और OMA और OMB क्या है, बराबर हैं, तो चूंकि एंगल OMB किसके बराबर है, OMA के, तो ये भी कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल OMB भी कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो केंद्र से जीवा को जो रेखा समद्विभाजित कर रही है वो जीवा पे क्या है, लंब है। तो ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड, है ना। देखो कितने आसान हैं। तो जो आपने सर्वांग समता पढ़ी त्रिभुजों की, वो कितनी काम आती है हमारे, है ना। अब मैं इसके 10.3 के 3 क्वेश्चंस हैं आपके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो क्या कह रहा है बेटा, ये वृत्तों के कई जोड़े खींचिए, युग्म पेयर खींचो, प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या कितनी है ना। तो खूब सारे व्रत खींचो, जो जितने खींच सकते हैं आपसे, है ना। तो देखो मैंने एक ये वाला व्रत खींचा और एक ये वाला व्रत खींचा, बताओ इसमें उभयनिष्ठ बिंदु कितने हैं, एक भी नहीं है ना, तो नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट। एक व्रत मैंने ये खींचा, एक व्रत मैंने ये खींचा, बताओ इनमें कोई उभयनिष्ठ पॉइंट है, नो कॉमन पॉइंट, इनमें भी कोई उभयनिष्ठ पॉइंट नहीं है। अब अगर माना ये दो व्रत एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हों, क्या कर रहे हों, स्पर्श कर रहे हो, इनकी त्रिज्याएं अलग अलग भी हो सकती हैं, ठीक है ना। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रखे हैं, है ना। तो उभयनिष्ठ बिंदु कितने हैं बताओ, जो स्पर्श बिंदु है वही उभयनिष्ठ बिंदु है, ये जो है ये वाला, समझ रहे हो ना आप, ये क्या है, कॉमन पॉइंट है ना। तो इसमें क्या हो गया बताओ, 1 कॉमन पॉइंट हो गया, एक उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। ऐसे भी हो सकता है ये, है ना। देखो ये एक व्रत है, एक ये व्रत है, क्या ये क्या है, इनका उभयनिष्ठ कॉमन पॉइंट है इस, है ना। तो इसमें भी कितने हैं, 1 कॉमन पॉइंट है, 1 कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो देखो अगर दोनों व्रत एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं तो एक भी कॉमन पॉइंट नहीं, यानी 0 कॉमन पॉइंट है। और अगर वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो उनके अंदर कितना कॉमन पॉइंट है, 1 कॉमन पॉइंट है। अब अगर एक दूसरे को काट रहे हैं व्रत एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, है ना। देखो ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है, कहाँ काट रहे हैं, एक तो यहाँ पे काट रहे हैं और ये यहाँ पे काट रहे हैं। देखो ये वाला बिंदु इस व्रत का भी है और ये वाला बिंदु इस व्रत पे भी है, दोनों व्रतों की परिधि पे है कि नहीं है। ऐसे देखो ये वाला बिंदु इस व्रत की परिधि पे भी है और ये वाला बिंदु इस व्रत की परिधि पे भी है। तो कितने कॉमन पॉइंट हो गए, 2 कॉमन पॉइंट हो गए, हाँ कितने हो गए, 2 कॉमन पॉइंट हो गए। ऐसे भी हो सकता है ये, है ना, ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है। देखो ये तो ये कॉमन पॉइंट हो गया, एक ये कॉमन पॉइंट हो गया, इस वाला इस वाले व्रत की परिधि पे भी स्थित है, ये वाला इस वाले व्रत की, ये वाला इसके परिधि पे भी स्थित है, ये वाला इसकी परिधि पे भी स्थित है। तो इस केस में भी कितने हो गए बताओ, 2 कॉमन पॉइंट, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर मिल गया ना। क्या कह रहा है ये, व्रतों के कई जोड़े खींचिए, खींच दिए हमने, प्रत्येक जोड़े में कितने उभयनिष्ठ बिंदु हैं, प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं। तो उभयनिष्ठ बिंदु कॉमन पॉइंट कितने हो सकते हैं बताओ, 0, 1 एंड 2। उभयनिष्ठ बिंदु की अधिकतम संख्या, अधिकतम कितनी है, 2 से ज़्यादा 3 नहीं हो सकते कभी भी। 2 व्रत एक दूसरे को काट रहे हों तो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो अधिकतम उभयनिष्ठ बिंदु कितने हैं, 2।
यही आपका आंसर है इस प्रश्न का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो बेटा, ये मान लीजिए आपको एक व्रत दिया गया है। मान लीजिए आपको एक व्रत दिया गया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए कीजिए, है ना। अब व्रत दे रखा है और आपको केंद्र नहीं पता, उसका केंद्र कहाँ है ना। अब वो केंद्र आपको लोकेट करना है, एग्जैक्ट लोकेट करना है ना, प्रकार की सहायता से, कंपास की सहायता से, पेंसिल कंपास की सहायता से। ऐसे समझो आप, जैसे ये माना एक व्रत है ना। अब तुम ऐसे कहोगे सर यहाँ होगा, है ना। अब ये देखो यहाँ भी हो सकता है, थोड़ा सा इधर भी हो सकता है, थोड़ा सा इधर भी हो सकता है, थोड़ा इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। एग्जैक्ट तुम अगर बिना उसके मार्क करोगे तो थोड़ा बहुत मिलीमीटर्स में अंतर आ सकता है, नहीं आ सकता है। जो एक्चुअल इसका वो होगा, केंद्र होगा उसमें, और तुम जो मार्क करोगे अंदाजे से मार्क करोगे, मैंने यहाँ किया, मार्क किया, है ना। तो ये यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो बात, है ना। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट मार्क करना है, क्या करना है, एग्जैक्ट केंद्र मार्क करना है, तो उसकी रचना करनी है। ये ऐसे बोल रहा है आपसे। तो इसके लिए क्या करते हैं बेटा कि इस वृत्त की जो परिधि है इस पर 3 बिंदु मार्क कर लेते हैं हम, है ना। माना ये बिंदु A है, ये B है और ये C है। तो पहले मैंने A B को मिला दिया। पहले क्या किया, A और B को मिला दिया। ये एक जीवा होगी नहीं होगी इसकी, है ना। फिर इस AB का लंबवर्धक खींचा। इस AB का क्या खींचा, लंबवर्धक। लंबवर्धक कैसे खींचते हैं, यहाँ पे प्रकार की नोक टिकाई, आधे से ज़्यादा भरा, है ना। फिर ऐसे काट दिया, है ना। फिर यहाँ से ऐसे काट दिया, ऐसे ही यहाँ से नीचे की ओर ऐसे काट दिया और यहाँ से ऐसे काट दिया। तो कुछ इस तरह से कट जाएगा ना, यूं, है ना, कुछ इस तरह से कटेगा ये। और फिर इसको मैंने क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है ना, इसको मैंने मिला। तो ये क्या हो गया बताओ, ये इसका लंबवर्धक हो गया, यानी ये और ये बराबर भी हैं और ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ऐसे ही फिर मैंने दूसरा ये जो बिंदु थे इनको मिला दिया, B और C को मिला दिया। ये दूसरी जीवा हो गई इसकी। सेम इसका लंबवर्धक खींचा। लंबवर्धक B पे प्रकार की नोक टिकाई, आधे से ज़्यादा चाप भरा, यूं काटा, नीचे काटा, फिर नोक यहाँ पे टिकाई, ऐसे काटा और ऐसे काटा, है ना। तो एक तरह से ऐसे ऐसे कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, यूं, ठीक है ना। और इन दोनों को आपने क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, तो देखो ये भी क्या है, लंबवर्धक है। तो ये दोनों लंबवर्धक जहां काटेंगे एक दूसरे को, है ना। तो देखो ये बिंदु जो हुआ, ये वाला, ये इसका केंद्र हुआ। जहां पे ये एक दूसरे को लंबवर्धक जो है, इन दोनों जीवाओं के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, जहां पे ये इसको काट रहे हैं, वो इसका क्या होगा, वही इसका केंद्र होगा, है ना। तो क्या करी हमने, किस तरह से करते हैं, परिधि पर 3 बिंदु मार्क करते हैं। 3 बिंदु अंकित किए, है ना, A, B व C। फिर AB का लंबवर्धक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा। फिर BC का लंबवर्धक, है ना, लंबवर्धक खींचा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा। जहां पे ये क्रॉस करते हैं ना, लंब अर्धकों का जो कटान बिंदु होगा वही वृत्त का केंद्र होगा। वही वृत्त का क्या होगा, केंद्र होगा। यही इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम 10.3। देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है ये देखो, यदि 2 वृत्त परस्पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, यदि 2 वृत्त परस्पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं। ठीक है ना। देखो मैं सबसे पहले चित्र बनाता हूं। अब ये जो 2 वृत्त हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इनकी त्रिज्या सेम हो, अलग अलग भी हो सकती हैं इनकी त्रिज्याएं, है ना। तो देखो मैंने एक ये और ये एक दूसरा वृत्त ये बना दिया। देखो अलग अलग होगी नहीं होगी इनकी त्रिज्याएं।
ठीक है। और ये उभयनिष्ठ बिंदु हो गई कि नहीं हो गई, ये दोनों क्या है उभयनिष्ठ, ये एक उभयनिष्ठ जीवा हो गई है। देखो ये जीवा इस वृत्त की जीवा भी है और ये जीवा इस वृत्त की जीवा भी है, ठीक है। ये माना केंद्र O मान लिया और इसका केंद्र O' मान लिया। इस O' को मैंने क्या कर दिया, मिला दिया। इस बिंदु को मैंने A नाम दे दिया, इसको मैंने B नाम दे दिया, है ना। और इस O को A से मिलाया और इस A को O' से मिलाया, O को B से मिलाया और O' को B से मिलाया, ठीक है। देखो OA जो है बड़ी है और O' क्या है, छोटी। ये वृत्त बड़ा है और ये वृत्त क्या है, छोटा है, ठीक है ना। अच्छा अब कह क्या रहा है ये, यदि दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो ये प्रतिच्छेद माना A और B पे कर रहे हैं, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र जो हैं यानी O और O' जो केंद्र हैं वो उभयनिष्ठ जीवा क्या है AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं। तो इस AB का लंब समद्विभाजक O' हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो क्या सिद्ध करवाना चाह रहा है कि इन दोनों वृत्तों के जो केंद्र हैं वो जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं, है ना। इसका मतलब ये जो O' है ये इस AB को क्या कर रही है, लंब भी है और समद्विभाजित भी कर रही है ना। तो इस बिंदु को मैंने M नाम दे दिया, ठीक है। तो क्या सिद्ध करवाना चाह रहा है आपसे कि O' है ना लंबवत है किस पे, AB पे, और AM किसके बराबर है, BM के, यानी लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं ये O और O'। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, देखो, है ना। अब देखो बेटा इस वाले यानी हमको एक तरह से ऐसे मानो कि AM को BM के बराबर सिद्ध करना, इस कोण को कोई से एक कोण को 90 डिग्री सिद्ध करना है ना। अब देखो इसके लिए इन त्रिभुजों को लेंगे हम OA को, है ना, या OO' और OO' या AOO' और BOO', कैसे भी इनको आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो त्रिभुज AOO' व BOO' में, ठीक है ना। देखो बेटा इसकी जो ये AO है ये BO के बराबर है, यानी इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और इस त्रिभुज की, क्योंकि A और BO क्या है, या OA और OB क्या है, त्रिज्याएं है ना इस वाले वृत्त की, है ना। तो OA इक्वल टू क्या है, OB है। ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, कौन से की, O केंद्र वाले की, ठीक है ना। ये और ये बराबर हो गए। ऐसे ही देखो ये वाला O' किसके बराबर है, O' के, है ना, क्योंकि ये इस वाले छोटे वाले वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो O' किसके बराबर है, O' के, ये भी दूसरे वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और OO' दोनों में क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। OO' इक्वल टू OO', ये दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया, है ना। तो ये वाला जो त्रिभुज था AOO' और BOO', तो ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा क्या हो गई, उभयनिष्ठ हो गई। तो ये दोनों त्रिभुज SSS नियम से क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो इसलिए SSS नियम से त्रिभुज AOO' सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज BOO', ये चीज आपको मिल गई, ठीक है ना। अब देखो इससे क्या मिला बेटा, इससे ये मिला कि AOO' यानी ये वाला कोण, इसका ये वाला कोण है ना, AOO', ठीक है, और BOO' है ना, BOO' यानी ये कोण इसके बराबर मिल गया CPCT से, है ना, और ये वाला कोण इसके बराबर मिल गया CPCT से, है ना। तो इसलिए है ना AOO' किसके बराबर हो गया, BOO' के, किससे,
CPCT से, है ना। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो बेटा ये जो AOO डैश है, AOO डैश, इसको मैं कोण AOM भी बोल सकता हूँ ना, क्योंकि ये OM और OO डैश एक ही रेखा है ना। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल AOM, है ना। और इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो, है ना, इसको BOO डैश को BOM लिख सकता हूँ ना, है ना। और ये क्या हो गया, एंगल BOM। इसको मैंने नंबर 1 दे दिया। अब आप इस त्रिभुज को ले लो, है ना। अब इन त्रिभुजों को ले लो, कौन से को, देखो AOM को, AOM और BOM। अब ये त्रिभुज देखो, अब ये AM और BM आ गई ना इसके अंदर, इन दोनों त्रिभुजों में, है ना। किसको लेंगे, AOM को और BOM को, है ना। तो कैसे, देखो AOM में AO किसके बराबर है, BO के, ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और ये वाला कोण और ये वाला कोण हमने AOM और BOM यहाँ सिद्ध कर दिए, ये वाला समीकरण 1 से, है ना। और ये OM दोनों में क्या हो गई, उभयनिष्ठ हो गई। तो ये त्रिभुज AOM और BOM, ये दोनों त्रिभुज किससे, SAS नियम से क्या हो गए, ये सर्वांग सम हो गए, ठीक है ना। तो इनके सर्वांग सम सिद्ध होते ही AM बराबर BM सिद्ध हो जाएगी, और ये कोण AMA और कोण BMA बराबर सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए देखो हमको 2 बार हमें ये सिद्ध करने पड़ रहे हैं। तो अब किसको लेंगे, त्रिभुज, अब त्रिभुज AOM व त्रिभुज BOM में, AOM और BOM में AO किसके बराबर है, BO के बराबर है। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है ना। और कोण AOM, है ना, AOM ये वाला BOM के बराबर है, एंगल BOM, ये समीकरण 1 से, ठीक है ना। और OM इक्वल टू OM क्या है, उभयनिष्ठ है, ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इसलिए त्रिभुज AOM सर्वांग सम हो गया त्रिभुज BOM के, किससे, SAS नियम से, SAS नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, सर्वांग सम होते ही AM किसके बराबर मिल गई, BM के बराबर मिल गई, है ना। तो इसलिए AM इक्वल टू BM, यही प्रूव करवाना चाह रहा था ना, 2 चीज प्रूव, तो प्रूव्ड। दूसरा वही सेम AMO, है ना, कोण AMO किसके, कोण BMO के हो गया ना। देखो AMO पहला, तीसरा, दूसरा, है ना, एंगल AMO और BMO एवं वो भी CPCT से बराबर हुए, एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO, ये भी किससे, CPCT से। लेकिन AMO और BMO क्या है, रैखिक युग्म भी हैं ये, लेकिन परंतु एंगल AMO प्लस एंगल BMO क्या है, 180 डिग्री रैखिक युग्म भी हैं ये रैखिक युग्म भी हैं, है ना। तो अब AM और BMO बराबर भी हैं और AM और BMO का योग 180, तो BMO की जगह AMO लिख दो। तो ये AMO तो है ही, और इस BMO की जगह AM पहले भी किया था ना अपन ने इस तरह का 180, तो ट्वाइस एंगल AMO बराबर 180 डिग्री। तो एंगल AMO कितना हो गया, 180/2, तो एंगल AMO इक्वल टू 90 डिग्री, और BMO भी बराबर है, तो इसका मतलब एंगल BMO बराबर भी 90 डिग्री। तो ये आपकी दूसरी चीज प्रूव हो गई, है ना। इसका मतलब ये जो इन दोनों वृत्तों के केंद्र थे वो इस AB के लंब समद्विभाजक पे स्थित थे। तो यानी ये जो OO डैश है ये इस AB का क्या है, लंब समद्विभाजक है। यानी ये इसको AB को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, AM और BM में बांट रहा है, और ये कोण कितने डिग्री का भी है, 90 डिग्री का कोण भी है ना। तो देखो बेटा,
इसके लिए, है ना, यानी AM और BM को और कोण AMO और BMO को 90 डिग्री सिद्ध करने के लिए पहले हमें किसको करना पड़ा, पहले इन दोनों त्रिभुजों को AOO डैश को और BOO डैश को सर्वांग सम सिद्ध करके हमें ये कोण और ये कोण को बराबर सिद्ध करना पड़ा, है ना। चाहे आप इनको भी ले सकते थे AO डैश M को और BO डैश M को, तो वो बात वही होगी ना। देखो ये कोण और ये कोण भी CP से बराबर हो रहे थे, तो ये भुजा इसके बराबर हो गई, ये कोण इसके बराबर हो गया और ये उभयनिष्ठ हो गई। तो चाहे आप इस त्रिभुज को लो और इस त्रिभुज को लो या इस त्रिभुज को ले लो और इस त्रिभुज, तो बात एक ही है ना। तो इस कोणों को या इस ये वाला कोण और ये वाला कोण या ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों को बराबर करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, AOO डैश और BOO डैश, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद आपका ये कोण बराबर आ जाएंगे, है ना। तो चाहे आप इस वाले को ले लो और इस वाले को ले लो, ये या ये और ये बराबर आ जाएंगे, तो फिर AO डैश M को ले लो और BO डैश M को ले लो, है ना। तो 2 स्टेप में जाके ये सवाल होता है ना। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपकी ये प्रश्नावली पूरी हो गई। गॉड ब्लेस यू ऑल।